जी अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। कैफ 4 लेक्चर नंबर 69 चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे 15, लेकिन 15 चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 14 के प्रैक्टिस क्वेश्चन होम असाइनमेंट के तौर पे आपको दिए थे और एमसीक्यूज ये डिस्कस करेंगे हम। फिर चैप्टर 15 जो कि हमारा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेकंड चैप्टर है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डिस्कशन करेंगे। चेक की सारी डिस्कशन होगी, उसका आगाज करेंगे। आज पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे चैप्टर 15 का, लेकिन उससे पहले चैप्टर 14 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज की डिस्कशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन 24 कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट। बताओ ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं। I promise to pay you rupees 5,000 after Salik's death। ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं? ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। हाँ, ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। शाबाश, बिल्कुल सही पहचान गए। तो अब इसी तरह पहचानिए इनमें से। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर बिल ऑफ एक्सचेंज और नॉट। आजम साइंस द इंस्ट्रूमेंट्स इन फॉलोइंग टर्म्स। ये चीजें लिख के आजम इसको साइन करता है। क्या लिखा? पे रुपीज 5,000 टू आसिफ फॉर ऑर्डर। क्या है? वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है, बिल्कुल वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज है, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड, पे बेरर रुपीज 10,000 वेन एवर ही आस्क फॉर। ये टाइम सर्टन नहीं है। शाबाश, टाइम सर्टन नहीं है। क्लियर? क्या बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बेरर हो सकता है? ऑन डिमांड नहीं हो सकता। पेबल टू बेरर टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। प्रॉमिस नोट के बारे में पढ़ा था हमने, प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं हो सकता, याद है? नेक्स्ट सर, ये ऊपर वाले में पार्टीज भी तो सर्टेन नहीं है। ड्रॉई बताया नहीं है कौन है। ऊपर वाले में पे रुपीज 5,000 टू आसिफ और ऑर्डर। ड्रॉई बताया नहीं है कौन। नहीं, ड्रॉर अपना नाम तो नहीं बताता था ना स्टेटमेंट में, वो तो नीचे साइन करता है। तो ड्रॉई भी तो नहीं। हाँ, ड्रॉई का जिक्र नहीं है इसमें। सही कह रहे हैं, ड्राई का जिक्र नहीं है तो इसमें। हाँ, लेकिन ये तो इसमें सब में भी नहीं है, तो हाँ एज्यूम कर लें हम कि उसने ड्राई का जिक्र किया होगा। लेकिन यहाँ पे सही कह रहे हैं, ड्राई का जिक्र नहीं है। ड्राई का जिक्र होना चाहिए था। ड्राई के जिक्र के बगैर तो पार्टी चूंकि सर्टन नहीं है, ये इंस्ट्रूमेंट वाइड हो जाता है। सही कह रहे हैं, शाबाश। तो इसमें अगर आप ये लिख के दें कि ड्राई का जिक्र नहीं है इसलिए वाइड है तो भी ठीक है। लेकिन बात होगा तो आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने कुछ केस स्टडीज की थी कि वो टेस्ट कुछ और करना चाहता है, तो जिस चीज को टेस्ट नहीं करना चाहता ना, उसका क्वेश्चन की मैं इंफॉर्मेशन नहीं देता उसकी। ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में वो बेसिकली ड्राई का कंसेप्ट टेस्ट नहीं करना चाह रहा था। लेकिन बहरहाल कंसेप्ट आपका ठीक है। इसमें ड्राई का जिक्र नहीं है इसलिए ये वाइड है, ये भी वाइड। और अगर ड्राई का जिक्र इसमें कर देता तो फिर ये वैलिड इंस्ट्रूमेंट होता। सेकंड, पे बेरर रुपीज 10,000 व्हेन एवर ही, ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना अभी। पे रुपीज 5,000 टू सलीम एज अर्ली एज पॉसिबल। इसमें भी अगेन ड्राई का जिक्र भी नहीं है और दूसरा टाइम भी सर्टन नहीं है। एज अर्ली एज पॉसिबल सर्टन नहीं है टाइम। फॉर पे रुपीज 50,000 एंड डिलीवर 100 बैग्स ऑफ वीट टू सलीम, तो ये वैलिड नहीं। क्यों वैलिड नहीं है? इसमें मनी ओनली नहीं है, इसमें शुगर भी मेंशन उसने कर दिया, वीट। ठीक है, तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। फिफ्थ, पे टू सईद रुपीज 20,000 एंड ऑल अदर सम्स ड्यू टू हिम। अमाउंट सर्टन नहीं है। ऑल अदर सम्स ड्यू टू हिम, इसकी वजह से अमाउंट सर्टन नहीं है। अमाउंट सर्टन नहीं तो ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। क्या है? चल, पहले का वैलिड। अच्छा, अभी यही डिस्कस किया। अब ऐसा करें, इसके ऊपर लिखा आजम साइन द इंस्ट्रूमेंट्स इन फॉलोइंग टर्म्स। इसके आगे लिख लें ऑर्डरिंग असलम,
ठीक हो गया? अब ठीक हो गया सारा, अब सारा फिट हो गया। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन 25। ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग आर बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉट। बताओ ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं है? एन ऑर्डर टू बहराम टू पे सम ऑफ ₹500 ऑन टेलीफोन, क्यों नहीं है? रिटर्न नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज का रिटर्न होना जरूरी है। सेकंड, आसिफ ड्रॉज ए बिल ऑन बहराम एज पे ₹10। यहां पे उसने बता दिया मैंने बहराम को ड्रॉ किया, यहां पे ना लिखेगा भाई, बताइएगा भाई कि ड्राई मेंशन नहीं किया, उसने बता दिया। पे ₹10,000 टू सलीम आर ऑर्डर बट डज नॉट साइन इट। साइन होने चाहिए, और साइन उसने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो लिटरेट था, पढ़ा लिखा नहीं था, और फिर थंब इम्प्रेशन अंगूठा तो लगाना चाहिए ना उसको, बस। थर्ड, तो ये भी वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं क्योंकि साइन नहीं किया। थर्ड, आसिफ ड्रॉज ए बिल एज पे ₹10,000 टू जमील आर ऑर्डर बट डज नॉट स्पेसिफाई द नेम ऑफ ड्रॉई। पार्टी सर्टन नहीं है। अच्छा, वो कंसेप्ट कौन सा हमने कल पढ़ा था फिक्टिशियस पर्सन वाला, के बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में था कि प्रॉमिसरी नोट के? कि बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर पे कोई फिक्टिशियस नॉन एग्जिस्टेंस पर्सन हो तो क्या होता है? वाइड होता है कि पेबल टू बेरर? पेबल टू बेरर। फिक्टिशियस पर्सन की मिसाल बताएं। कंपनी फिक्टिशियस पर्सन नहीं होती, आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन हो रहा है, फिक्टिशियस हो रहा है। ऐनक वाला जिन, ठीक। 26, based on the provision of Negotiable Instrument Act 1881 briefly explain whether the following are bill of exchange or not। बताओ ये बिल ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं? 1, बाबर। अच्छा, आपको कल 3 लफ्ज बताए थे। कौन से? प्लीज, ओब्लाइज, कन्वीनियंट। अगर अकेला लफ्ज कहीं पे इस्तेमाल हो तो चलेगा, इंस्ट्रूमेंट वैलिड हो जाएगा। उसको हम कहते हैं कि है तो ऑर्डर फिर भी, लेकिन पोलाइट वर्ड्स में, पोलाइट वर्ड्स में। असाइनमेंट चेक करवाएं प्लीज। अब इसकी हिम्मत है मुझे कहेगा नहीं चेक करवाने? नहीं है ना, हालांकि मैं प्लीज का वर्ड, पोलाइट वर्ड्स। तो प्लीज का वर्ड या कन्वीनियंट का वर्ड या ओब्लाइज का वर्ड अलग-अलग इस्तेमाल हो, पोलाइट वर्ड्स हैं लेकिन स्टिल ऑर्डर है। लेकिन अगर एक सेंटेंस में दो अल्फाज आ जाए तीनों में से, किन तीनों में से? प्लीज, ओब्लाइज, कन्वीनियंट, तो फिर ये सिर्फ पोलाइट वर्ड्स नहीं रहते, रिक्वेस्ट बन जाते हैं। फिर क्या बन जाते हैं? रिक्वेस्ट। और चूंकि रिक्वेस्ट बन जाते हैं, ऑर्डर नहीं रहते, ऑर्डर नहीं रहता तो प्रॉमिसरी जो बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं रहता, बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं रहता। नेक्स्ट, पहला, बाबर प्लीज लेट जाजिब हैव ₹50,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ओब्लाइज। ओब्लाइज का वर्ड बताया था, 3 अल्फाज कौन कौन से बताए थे? प्लीज, ओब्लाइज, कन्वीनियंट। प्लीज भी हो गया, ओब्लाइज भी हो गया, तो फिर ये वैलिड है। ये क्या रह गया? ये क्या हो गया? रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर तो नहीं रहा। अब ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं। सेकंड, बुशरा, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे ₹10,000 टू गालिब। ओब्लाइज्ड, कन्वीनियंट, ओब्लाइज्ड, कन्वीनियंट, क्या हुआ? रिक्वेस्ट हो गई। रिक्वेस्ट के पोलाइट वर्ड्स, रिक्वेस्ट हो गई, तो ये वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। थर्ड, बाबर प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान आर ऑर्डर। वैलिड है, प्लीज का वर्ड है तो सही, पोलाइट वर्ड्स। 4, बिलाल विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद ₹30,000। पोलाइट वर्ड है, एक दफा ओब्लाइज का वर्ड यूज कर लिया उसने, पोलाइट वर्ड है तो ऑर्डर है, ये वैलिड है। क्लियर? यस सर, यस। नेक्स्ट 27, in view of the provisions of Negotiable Instrument Act 1881, comment on the type and validity of each of the following instrument।
साइंड बाय राहुल। टाइप बतानी है और वैलिडिटी बतानी है कि इंस्ट्रूमेंट वैलिड है कि नहीं। पहला, नुमान प्लीज पे टू महरीन ₹100,000। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बिल ऑफ एक्सचेंज है। वो ऑर्डर दे रहा है किसी और पार्टी को पेमेंट करने के लिए। क्या वैलिड है? क्यों प्लीज का वर्ड यूज हुआ है? सिंगल पोलाइट वर्ड्स है लेकिन है ऑर्डर वैलिड है। सेकंड, नुमान आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे ₹10,000 टू महरीन। पहले टाइप बताइए, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि वो खुद पेमेंट करने का वादा नहीं कर रहा, किसी और पार्टी को कह रहा तुम पेमेंट करो। ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। टाइप वैलिडिटी, क्या वैलिड है? क्यों वैलिड नहीं है? रिक्वेस्ट बन गई है ये। थर्ड, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेंटेड टू नुमान इन ₹100,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। प्रोमिसरी नोट है, क्या वैलिड है? लेकिन ये तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। आगे लास्ट में देखे टू बी पेड ऑन डिमांड, वो ये भी कह रहा है कि जब डिमांड किया जाएगा मैं पे करूंगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट प्रोमिसरी नोट है और वैलिड है। 4, आई प्रॉमिस टू पे महरीन और ऑर्डर ₹100,000 6 days आफ्टर नुमान्स डेथ। प्रोमिसरी नोट है, प्रॉमिस और वैलिड है। वैलिड कैसे है? डेथ तो अनसर्टेन है, पता नहीं कब मरेगा। डेथ सर्टेन, मरेगा तो सही ना, ठीक है, तो सर्टेन है, सर्टेन है, ये वैलिड है। फोर्थ वैलिड। 28, स्पेसिमन ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया, बताइए ये कौन सा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अबव निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर द प्रीवियस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये? कैसे पता चला बिल ऑफ एक्सचेंज है? 3 पार्ट, कौन कौन सी है? तो सिर्फ लाइक लैला, 3 पार्टीज है। तो सीफ कौन है? पेई। लैला कौन है? और लई कौन है? ड्राई कौन है? पेई कौन है? पेई। और ड्रॉर कौन है? लाइक। शाबाश, बिल्कुल 3 है। ये क्या? SD स्टैम्प्ड। स्टैम्प, कोई स्टैम्प लगानी पड़ती है? रेवेन्यू स्टैम्प लगानी पड़ती है, बिल्कुल ठीक। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब फिर कह रहे हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इसकी। बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, ये भाई बताएंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स, मस्ट बी राइटिंग ऑर्डर, डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, साइंड बाय whom, ड्रॉ, ड्राई एंड पेई, सिर्फ ड्रॉ एंड ड्राई। शाबाश शाबाश। तो ये इसके एसेंशियल्स है जो हमने लिस्ट पढ़ी थी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। एक्सप्लेन करने, डिस्क्राइब, ब्रीफली डिस्क्राइब का वर्ड यूज किया है। तो डिस्क्राइब का मतलब क्या है कि ब्रीफली आपको एक्सप्लेन भी कर, एक एक 2-2 लाइनों में, 2-2 लाइनों में कर ले, ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 लाइनों में हर एक एसेंशियल। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, अब चलते हैं MCQs की तरफ। तैयार है? A promissory note is a document in writing containing an a conditional promise to pay, conditional order to pay, unconditional promise to pay. Yes, ये है promissory note। और अगर अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे हो, बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। सेकंड, इफ ए डॉक्यूमेंट कंटेन्स एन ऑर्डर डायरेक्टिंग ए पर्सन टू पे, इट इज डायरेक्टिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर डायरेक्टिंग पर्सन टू पे। ये क्या? बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है ना, प्रोमिसरी नोट क्यों नहीं? नॉट ए प्रॉमिस। अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। MCQ बनाने वाले की अकल को सलाम जिसने ये नॉट ए प्रॉमिसरी नोट लिखा है। बहरहाल
तो ये प्रोमिसरी नोट ये भी ठीक है, सी भी ठीक, लेकिन सी ज्यादा क्योंकि ये डायरेक्टली है बिल ऑफ एक्सचेंज, और जाहिर है बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट नहीं है, प्रोमिसरी नोट नहीं है तो ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, सी। कंडीशनल प्रोमिसरी नोट कभी कंडीशनल नहीं हो सकता। थर्ड, a promise to pay is conditional if it depends upon certain event, that is death, or death पे B, the promise is to pay on X death if he leaves the maker enough to pay, ये कंडीशनल बन जाता है जिससे ये प्रोमिसरी नोट वैलिड नहीं होता, तो ये कंडीशन है, ये कंडीशनल बन रहा है बी में, बी ऑप्शन करेक्ट। इट इज टू पे ऑन डिमांड, जब डिमांड करेगा तब पे किया जाएगा, ये भी तो कंडीशनल है नहीं, ला इसे कहता है ये कंडीशनल नहीं है। इट इज टू पे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, ये भी कंडीशनल नहीं, टाइम इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है। अगर पेएबल इन कंट्री हो, पेएबल इन पाकिस्तान ओनली हो, वो इनलैंड होगा, तो ये कंडीशन नहीं होती, ये कंडीशनल नहीं समझे जाते। क्लियर? नेक्स्ट 4, इन प्रोमिसरी नोट देयर आर थ्री पार्टीज कब हो सकती हैं? प्रोमिसरी नोट में थ्री पार्टीज कब हो सकती हैं? इंडोर्स कर दिया जाए, शाबाश। लेकिन नॉर्मली जो प्राइमरी पार्टीज होती हैं वो जाहिर है दो, और वो प्राइमरी पार्टीज ही की बात कर रहा है, इंडोर्समेंट के बारे में नहीं बता रहा है, एमसीक्यूज में मज्यूम नहीं करेंगे। दो पार्टी, बिल ऑफ एक्सचेंज हो तो तीन पार्टीज होती हैं, और चेक हो तो चेक भी तीन पार्टीज होती है। सम टाइम उसमें दो हो जाती हैं, अगर आप खुद ही चेक लिख के खुद ही पेमेंट लेने के लिए पहुंच जाए, पेएबल टू बेरर, लेकिन ऑफिशियली तीन पार्टीज है। 5, ए होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स एन इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू डिफेक्ट्स या फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, विच कैन नॉट बी फर्दर निगोशिएटेड, ये होता है नहीं, हाँ जी। सब्जेक्ट टू सर्टेन राइट्स, नहीं। अच्छा, कैसा हो सकता है कि कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फर्दर निगोशिएट ना हो? कब हो सकता है? एग्जाम्पल बताई थी आपको कि फर्दर एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर लिख दिया जाए पे टू अहमद और ऑर्डर, क्या ये निगोशिएबल, क्या ये इंस्ट्रूमेंट निगोशिएट हो सकता है? पेएबल टू अहमद हो सकता है, लेकिन पेएबल टू अहमद ओनली लिखा जाए नहीं हो सकता, फिर ये फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता और ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही नहीं रहता। शाबाश। तो पेएबल टू अहमद और पेएबल टू अहमद ओनली, दोनों में फर्क है। तो 5 में करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? बी। 6, ए प्रोमिसरी नोट चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज ड्रॉन इन पाकिस्तान, पेएबल इन पाकिस्तान, ड्रॉन ऑन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, नहीं, दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, ड्रॉन भी पाकिस्तान में, पेएबल भी पाकिस्तान में, तो ये सी कंडीशन है। हमने पढ़ा ड्रॉन इन पाकिस्तान, ये तो कंफर्म होना चाहिए, फिर पेएबल इन पाकिस्तान या पेएबल टू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए कंडीशन, फिर वो इनलैंड होगा। और अगर कोई इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। 6 में करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी, ड्रॉन एंड पेएबल इन पाकिस्तान। ड्रॉन एंड पेएबल आउटसाइड पाकिस्तान, ये तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होगा, और बाकी के भी फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स। ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेजिडेंट इन पाकिस्तान, अगर ये ड्रॉन इन पाकिस्तान है तो उसे नहीं बताया हुआ, उस सूरत में इनलैंड होता, और लेकिन अगर ड्रॉन आउटसाइड पाकिस्तान है तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। The maker of a bill of exchange is called drawer. Which of the following is not applicable to negotiable instrument? It must be in writing. It must be transferable. Yeah. It must be registered. No. It must be signed. Negotiable instrument register होना जरूरी नहीं है. Registered होना जरूरी नहीं है. कुछ याद आ रहा है क्या? चैप्टर 3 था, हाँ तो बताओ फिर। वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे जो रजिस्टर्ड होना जरूरी हैं। ये मेरा भाई नहीं, वो था एक एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज, ये नहीं,
कौन से एग्रीमेंट से रजिस्टर्ड होना जरूरी है? कंप्लीटेड गिफ्ट, एग्रीमेंट ऑन अकाउंट ऑफ नेचर, लव एंड अफेक्शन का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। टाइम बार डेट, एग्रीमेंट टू पे, इसका रिटर्न होना जरूरी नहीं था। इसका था कि एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन इज वैलिड। रिटर्न रजिस्ट्रेशन में नहीं था, ये क्या था? एग्रीमेंट टू पे फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, इसकी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी? नहीं थी, ये बस रिटर्न होना, रजिस्टर्ड होना तो रिक्वायर्ड नहीं था ना। चलो 8 हो गया। ये करेक्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी, कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। 9, बेयर इंस्ट्रूमेंट मीन एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज एक्सप्रेस्ड टू बी पेबल टू बेयरर, यानी जिसके ऊपर लिखा हुआ है पेबल टू बेयरर है, वो बेयरर है, बिल्कुल है। यहाँ ऑन बी, ऑन विच द लास्ट इंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, ब्लैंक इंडोर्समेंट भी आपको पता है इंस्ट्रूमेंट को बेयरर बना देती है, तो दोनों ठीक है। तो सी में इधर ए आर बी दोनों ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हमने मोस्ट अप्रोप्रिएट को, हालांकि ए भी ठीक है बी भी ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी है? सी, इधर ए आर बी। 10, which of the following may be presented at any time for payment? बेयर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन स्पेसिफाइड टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम पे पेबल है वो एनी टाइम नहीं प्रेजेंट किया जा सकता, स्पेसिफाइड टाइम पे किया जाएगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन स्पेसिफाइड टाइम, नहीं ये भी नहीं। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, ये किया जा सकता, ठीक है, ये एनी टाइम। और नन ऑफ द अबव गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? सी। ये हमारे एमसीक्यूज भी कंप्लीट हो गए। तो दो चीजें जो प्लान की थी हमने आज के लेक्चर में डिस्कस कर ली, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। अब क्या करना? तबीयत खराब है किसकी? बस कर दे भाई जी। चैप्टर 15 की तरफ चलते हैं। अब चैप्टर 15 रिलेट करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 2। हमने अभी तक चैप्टर 14 में क्या स्टडी किया था टोटल? चैप्टर 14 में हमने ऐसे पहले जनरल कंसेप्ट डिस्कस किए जो हर तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एप्लीकेबल है। फिर इसके बाद हमने प्रोमिसरी नोट एसेंशियल्स और उसके कंसेप्ट डिस्कस किए, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज के कंसेप्ट डिस्कस किए, फिर इसके बाद चेक के भी डिस्कस हो सकते थे चैप्टर 14 में। आप देखा आई कैप ने कहा नहीं करना है क्योंकि चेक सबसे ज्यादा यूज होने वाला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसके कंसेप्ट भी थोड़े ज्यादा हैं, तो आई कैप ने कहा इसको अलग चैप्टर के तौर पे बना लेते हैं। तो चैप्टर 15 हमारा सारे का सारा इसका थीम क्या है? चैप्टर 15 का चेक, चेक के गिर्द घूमेगा। और चेक के क्या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल है। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? हम डेफिनेशन देखेंगे चेक की क्या है, और फिर इसके एसेंशियल्स। चेक तो देखा होगा ना आपने, उस दिन क्लास में सर्कुलेट करवाया था ना हमने चेक। हाँ बिल्कुल, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लें, वैसे भी हमने भाई ने बना दिया है। डेफिनेशन चेक के बारे में क्या कर रहा है? चेक की अजीब बात कर रहा है, स्टार्ट में कह रहा है चेक इज ए बिल ऑफ एक्सचेंज। चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज है तो लैदा करने की क्या जरूरत थी? कहते हैं ये स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है। हमने कहा स्पेशल कैसे है, इसमें क्या स्पेशल है, क्या खास बात है? कहता है सुन लो खास बात, इसमें दो खास बातें, बल्कि तीन खास बातें। पहली खास बात यह है कि हमेशा ये ड्रॉ किया जाएगा बैंक के ऊपर, यानी इसमें जो ड्रॉई होगा वो हमेशा बैंक होगा। दूसरी खास बात, ये हमेशा पेएबल ऑन डिमांड होगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, यानी चेक जैसे ही बैंक को प्रेजेंट किया जाएगा, अगर बाकी सारी चीजें भी ठीक है, डेट, साइन, अमाउंट्स वगैरह, तो बैंक इमीडिएटली पे करता है हमेशा। बैंक आपको ये नहीं कहता 2 दिन बाद आके पेमेंट ले जाना। तो चेक में और नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है? एक ये हमें इसमें हमें ड्रॉई हमेशा बैंक होगा, पेएबल ऑन डिमांड होगा हमेशा, और इसमें ड्रॉई को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती।
नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में तो हमने कल पढ़ा था ड्रॉई को एक्सेप्ट करना पड़ता है ना, ड्रॉई की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए लाजमी, फिर ही वो एक वैलिड होगा, फिर ही वो बाइंडिंग होगा, लायबल होगा ड्रॉई के ऊपर, वरना वो ड्रॉई के ऊपर लायबल नहीं होता, ड्रॉई जिम्मेदार होता है। तो लेकिन बैंक के केस में साइन होना जरूरी नहीं है। किसके साइन होना जरूरी नहीं है? ड्रॉई के, ड्रॉअर के लाजमी है। वरना नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में तो आपको पता है, नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज में तो 3 पार्टीज के साइन होते हैं ना, लाइन नॉर्मल में 3 पार्टीज के साइन होते हैं ना, 3 के नहीं, किसी 2 किसके किसके? हाँ शाबाश, ड्रॉअर और ड्रॉई के। लेकिन चेक के केस में एक स्पेशल टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, सिर्फ ड्रॉअर के साइन होंगे, ड्रॉई के नहीं। तो ये कुछ डिफरेंस समझ आ गया? ये इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर एंड पे हो सकता है जिस तरह हमने प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस पढ़ा था, उसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस पड़े। तो आपको डिफरेंस के 2-3 पॉइंट बता दिए, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बातें ऐसे लिखी हुई हैं जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं लिखी हुई, या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कुछ और लिखा है लेकिन यहाँ पे कुछ और। ये किस वजह से है? ये स्टेट बैंक की वजह से। आपको बताया था ना, पाकिस्तान में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को रेगुलेट करने की अथॉरिटी स्टेट बैंक है। तो बाज़ का स्टेट बैंक कुछ ऐसे ऑर्डर पास करता है जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हो सकते हैं उसके केस। तो पाकिस्तान में चूंकि स्टेट बैंक को पाकिस्तान रेगुलेट, तो हम उसकी बात मानते हैं। जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता है प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर भी हो सकता है, डिमांड भी हो सकता है। लेकिन स्टेट बैंक क्या कहता है? प्रॉमिसरी नोट हमेशा पेबल ऑन डिमांड, पेबल बेरर नहीं हो सकता। ऑर्डर हो सकता है, पेबल टू बेरर नहीं हो सकता। हालांकि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या कहता है कि प्रॉमिस नोट पेबल टू बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। स्टेट बैंक क्या कहता है? बेरर नहीं होगा, हमेशा ऑर्डर होगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक है। अब स्पेसिमन चेक का, चेक के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये है बेसिकली। इसके ऊपर, चेक के ऊपर हमेशा जिस बैंक का चेक होता है ना, उसका नाम लिखा होता है। यूं समझ लीजिए ये ड्राई ने अपने साइन कर दिए, एक तरह से अपने साइन कर दिए। वरना चेक के ऊपर, चेक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ बिल, नॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज की एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, चेक की एक्सेप्टेंस जरूरी नहीं है। डेट होगी 5 जुलाई 2000, आज क्या तारीख है? यही तारीख है 5 जुलाई 2022। अगर आप 3 जुलाई 2022 को चेक बैंक के पास लेके जाएंगे, 1 लगाएगा रख के आपको बैंक। क्या भाईजान अभी थोड़ी है, अभी तो उसकी डेट आने दे, आज 3 तारीख, 5 तारीख को आइएगा। आप मेरे पास कौन सा चेक लेके आ गए हैं? टाइम बोर्ड नहीं है, वो टाइम बोर्ड नहीं है, टाइम बोर्ड नहीं है, पोस्ट डेटेड चेक है, पोस्ट डेटेड चेक है। टाइम बार्ड चेक से मुझे याद आ गया कि हमने टाइम बार्ड डेट कोई पढ़ी हुई है चीज। बताएं, अब अपने पाप का प्रायश्चित करें। टाइम बार्ड डेट बताइए, उसके लिए क्या वो वैलिड है? विदाउट कंसिडरेशन। टाइम बार्ड डेट पढ़ा था ना। टाइम बार्ड डेट की रिकवरी के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? ये विदाउट कंसिडरेशन वैलिड होता है, लेकिन इसका इन राइटिंग होना चाहिए, इसका साइंड बाय डेडर होना चाहिए, और ऑथोराइज्ड एजेंट, और रिलेट्स टू लॉ ऑफ लिमिटेशन। 3 पॉइंट्स क्यों नहीं याद किए? चैप्टर नहीं पढ़ा ही नहीं है। चले कोई बात नहीं, एक और मौका देते हैं, एक और मौका देते हैं। टाइम बार्ड डेट एक हमारे लॉ में एक और जगह पे भी डिस्कस, कोई नहीं बोलेगा। और टाइम बार्ड डेट हमारे लॉ में एक और जगह पे भी डिस्कस हुआ है। बता दीजिए वो कौन सी जगह है, और कंसल्ट भी बता दें। एक तो ये एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाली लिस्ट में डिस्कस हुआ ना टाइम बार्ड डेट, वो याद है कि नहीं? हैरान होके क्यों देख रहे हैं? तो एक और जगह पे भी डिस्कस हुआ है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन के अलावा। छुट्टी का टाइम करवाता हूँ, अभी ठहर जाओ। बता भाई, क्यों नहीं याद आ रहा? ये भाई बताएगा। टाइम बार डेट, एक तो एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है लिस्ट में, याद तो क्यों नहीं याद करते? ये कह रहा था अभी छुट्टी करने को। बता भाई,
है क्लास में कोई स्टूडेंट जो नहीं, वो बैग में रह गया। क्लास में कोई स्टूडेंट 100 रुपीज ना मिलेगा क्लास के बाद, क्लास के बाद एक स्टूडेंट है सिर्फ, बताइए, शाबाश। टाइम बार डेट हुआ जिसकी ड्यू डेट के बाद पेमेंट की जाए। भाई की तलाशी लें, जितने पैसे मिले मुझे दे दो। क्या है, टाइम बार डेट की तो पेमेंट होगी नहीं। टाइम बार पे तो डेट 3 साल के बाद टाइम बार। अच्छा, आप मुझे टाइम बार डेट की डेफिनेशन बता रहे हैं कि ये ऐसा डेट है जिसको पेबल हुए 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाए। सर वो बात तो नहीं थी कि जितना रिकवर कर सकते हो ले लो, जितना रिकवर कर सकते हो ले लो, जितना नहीं रिकवर कर सकते छोड़ दो, इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये हाल है आपका। शाबाश, रूल ऑफ एप्रोप्रिएशन में बताया था। एप्रोप्रिएशन के रूल बोल के एक सच बताना, ये कह रहा था, ये क्या कह रहा था कि जितने पैसे रिकवर हो सकते हैं कर लो और जितने नहीं हो सके खुदा का खौफ करे। एप्रोप्रिएशन में क्या स्टडी किया था कि अगर डेटर स्पेसिफाई ना करे तो क्रेडिटर की मर्जी है, वो जिस डेट को एलोकेशन करना चाहे कर सकता है। टाइम बार डेट की एलोकेशन कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। किसकी नहीं कर सकता? डिस्प्यूटेड डेट की। शाबाश। तो ये 2 जगह पे डिस्कस हुआ, आप नोट कर लें फिर, ठीक है? हाँ जी। तीसरा चेक वाले टॉपिक में कि पोस्ट डेटेड चेक ऐसा चेक होता है जो कि अभी ऐसी डेट लिख दी जो भी आनी है, तो ये वैलिड चेक नहीं अभी बना। वैलिड चेक कब बनेगा? ये जब वो टाइम आ जाएगा, उससे पहले इसकी पेमेंट नहीं होगी। जिस चेक की अभी डेट ही नहीं आई उसे कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक, और जिसकी डेट आके 6 महीना हुए गुजर भी गई, स्टेल चेक, जिसे काउंटिंग में शायद आप टाइम बार्ड चेक भी कहते रहे हैं। स्टेल चेक की भी पेमेंट नहीं। पढ़ा था ना कंसेप्ट? क्या पढ़ा था कि चेक की डेट को 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर जाए तो उसकी पेमेंट नहीं होगी। बैंक उसको क्या कर देता है? डिसऑनर। अगर ये चेक हमारे पास है 5 जुलाई 2022 वाला, इसको हम 6 जनवरी 2023 को बैंक के पास ले जाएंगे, बैंक क्या करेगा? फिर एक लगाएगा, कहेगा पहले तुम बहुत जल्दी आ गए थे, अब बहुत देर से आए हो। पहले ये चेक पोस्ट डेटेड था, अब ये स्टेल हो गया है। स्टेल हो गया, तो स्टेल चेक समझ गया? STALE, स्टेल चेक, जिसे आप काउंटिंग में क्या कहते थे? टाइम बार्ड चेक कहते थे ना, वो BRS के क्वेश्चन में। चलिए, अच्छा, अब ये डेट, ये तो हो गया डेट क्लियर है। ये क्या है? ये पेई है। अच्छा, ये बेयर इंस्ट्रूमेंट है या कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है? बेयर इंस्ट्रूमेंट है। कैसे पता चला? और बेयर लिखा है। अब कौन सा हो गया? ऑर्डर। और अब कौन सा हो गया? नॉट निगोशिएबल। शाबाश। अमाउंट साइन होंगे इधर, कोई बात नहीं। असद है, अच्छा असद नहीं, मैं अपनी वीडियो करूंगा। क्या अली भाई किधर है? अली भाई नहीं आया, ये अली भाई के साइन कर दे। अली लिखना था, अलिया लिख दिया। चले, कोई बात नहीं, साइन हो गए। ये इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। बैंक के पास जब ये चेक पहुंचेगा, बैंक क्या मैच करेगा? बाकी से भी देखेगा, साइन मैच करेगा। अच्छा, असद भाई को हमने चेक दे दिया, फर्ज कीजिए ये नहीं लिखा हुआ, असद भाई ने ये दे दिया आगे बशीर भाई को, बशीर ये लिखा। अच्छा, ये चेक असद भाई ने बशीर भाई को नहीं दिया, कहानी पूरी बता देता हूँ आपको। ये असद भाई लेके जा रहे थे घर, चेक को रास्ते में गिर गया, बशीर ने उठा लिया। बशीर भाई ने क्या किया? इधर लिखा बशीर और असद के साइन कर दिए और बैंक के पास पहुंच गए। बैंक ने कहा ये लीजिए, ये इग्नोर कर दे, ये लाइनें क्या है? ये जो काउंट पे ही ओनली लिखा हुआ ना,
ये समझ लें कि नहीं लिखा हुआ। तो ये असद बशीर भाई पहुंच गए बैंक के पास, क्या बैंक पेमेंट कर देगा? बैंक ने पेमेंट कर दी। क्या ये पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? कैसे पेमेंट इन ड्यू कोर्स है? वो तो ट्रू ओनर को की नहीं, ट्रू ओनर को की नहीं, ट्रू ओनर तो असद था। किसी का साइन तो बैंक के पास। हाँ, हर किसी का इंडोर्समेंट में अगर इंडोर्सर के साइन फेक हो तो बैंक लायबल नहीं होता, पेमेंट कर दे तो स्टिल पेमेंट इन ड्यू कोर्स है। क्यों? बैंक के पास सिर्फ स्पेसिफिक सिग्नेचर होंगे अपने अकाउंट होल्डर, बैंक सिर्फ ये वाले साइन मैच करता है, ये वाले। इंडोर्सर्स के जितने भी साइन होते हैं वो बैंक मैच नहीं करता। ये अगर गलत हो ना, फेक हो, बैंक लायबल है, फिर पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगी। लेकिन अगर ये सिग्नेचर फेक हो, बैंक लायबल नहीं है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी। कंसेप्ट याद आया? चलिए आगे चलते। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ चेक। अब इसमें से बहुत से एलिमेंट्स वही होंगे जो डेफिनेशन नहीं, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में पढ़े थे। क्यों बोला? उसी की टाइप है तो उसी के एसेंशियल्स होंगे। इट मस्ट बी इन राइटिंग में क्या पढ़ा था? टाइपिंग हो तो चलेगा? ओके, प्रिंट में चले। इट इज ऑर्डर टू पे, रिक्वेस्ट टू पे तो नहीं है। इट मस्ट बी डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, कंडीशनल वैलिड नहीं है। इट मस्ट बी साइंड बाय, क्यों? उधर तो था, उधर बिल ऑफ एक्सचेंज में तो लिखा साइंड बाय ड्रॉअर एंड ड्राई। ये स्पेशल टाइप है, इसीलिए तो स्पेशल है, इसीलिए तो स्पेशल है कि उससे फर्क है। स्टेट बैंक की रेगुलेशन के पार्टीज मस्ट बी सर्टन, पार्टीज ओरिजिनल पार्टीज, ओरिजिनल पार्टी ड्रॉ ड्राइव नहीं। बाकी आपको पता है अगर बेयर इंस्ट्रूमेंट है तो वो सर्कुलेट कर सकता है। अमाउंट शुड बी, कौन सी अमाउंट सर्टन नहीं होती? कंटिंजेंट एडिशन और कंटिंजेंट डिडक्शन सब्ट्रैक्शन। ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी ओनली, मनी ओनली होना चाहिए, बिल्कुल। इट इज ऑलवेज ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफाइड बैंकर, ये उधर तो नहीं थी बिल ऑफ एक्सचेंज में, स्पेशल टाइप, ठीक है। और उसमें वो भी था कि साइन दो पार्टीज करेंगे, ड्रॉअर और ड्राई। बिल ऑफ एक्सचेंज में चेक में साइन सिर्फ कौन करता है? ड्रॉअर साहब। इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड ओनली, यानी ये टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता। प्रोमिसरी नोट टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है, बल्कि होता ही टाइम इंस्ट्रूमेंट है। नहीं, दोनों हो सकते हैं, बेरर नहीं हो सकता। प्रोमिसरी नोट पेबल टू बेरर नहीं हो सकता। प्रोमिसरी नोट टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज टाइम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, चेक टाइम इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि जब कभी बैंक के पास चेक लेके जाएंगे, बैंक फौरी तौर पे पेमेंट करेगा। बैंक कभी ये नहीं कहेगा मुझे दिखा दिया ना, महीने बाद आ जाना। इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। क्लियर हो गया? ये एसेंशियल्स, इनमें से कौन सा एसेंशियल हमारे लिए नया था? जरा कंपेयर करके मुझे बताइए, कौन सा एसेंशियल ऐसा जो बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं था? मस्ट बी इन राइटिंग था, ऑर्डर टू पे था, डेफिनेट एंड कंडीशनल बिल ऑफ एक्सचेंज था, साइन बाय ड्रॉअर था? नहीं, ये फर्क है। क्या फर्क है? बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या था? साइन बाय ड्रॉअर एंड ड्राई, यहाँ पे सिर्फ साइन बाय ड्रॉअर है। पार्टी मस्ट बी सर्टन था, अमाउंट शुड बी सर्टन था, ऑर्डर मस्ट पे मनी ओनली था, इट इज ऑलवेज ड्राफ्ट स्पेसिफाइड बैंकर था? नहीं था। इट इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड ओनली? ये भी नहीं था। तो ये हमारे 3 कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि चेक में थे। ये इसलिए किस लिए पढ़ाया भला आपको? ताकि डिफरेंस जब हमसे पूछे बिल ऑफ एक्सचेंज का और चेक का, तो डिफरेंस में हम बता सके। 3-4 डिफरेंस तो अभी आप बता सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फिर, मेरा ख्याल आज के लिए इतना काफ़ी। आज आपको जल्दी छुट्टी दे देते हैं, ठीक है? चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज। असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे ना करें। असाइनमेंट है, असाइनमेंट है, एक ही क्वेश्चन है, आप 2 मिनट में कर लेंगे।
चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।